Hi. So in this session, I want to talk about priority queues. ठीक है. So priority queues basically queues जैसे होते हैं, but with a very major difference. And the difference is that priority queues don't follow the property of first in first out. ठीक है. जैसे queues में क्या था कि जो एलिमेंट पहले आता था वो पहले बाहर भी जाता था, बट प्रायोरिटी क्यूज में ऐसा नहीं होगा. प्रायोरिटी क्यूज में इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रायोरिटी. ठीक है. तो एक्चुअली होगा क्या, हर वैल्यू के साथ एक प्रायोरिटी वैल्यू अटैच्ड होगी. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो एलिमेंट्स बाहर निकल रहे होंगे. लेट्स से कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं. ठीक है. तो अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं 10 और 20, अगर मेरा ये नॉर्मल क्यू होता तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि पहले 10 बाहर जाता फिर 20 बाहर जाता. ठीक है. अगर 10 पहले आया है तो 10 पहले बाहर भी जाएगा. बट इन द केस ऑफ प्रायोरिटी क्यूज इनके साथ एक प्रायोरिटी वैल्यू अटैच्ड होगी. लेट्स से 20 की प्रायोरिटी वैल्यू 1 है एंड 10 की प्रायोरिटी वैल्यू 2 है. ठीक है. और मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है दैट इज 20, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है. मतलब ये हमारी अपनी कन्वेंशन के हिसाब से ले सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि यार जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी की वैल्यू है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ. बट मैं अपनी कन्वेंशन के हिसाब से वैसा ले रहा हूँ कि जितनी कम वैल्यू है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब जिसकी वैल्यू कम है प्रायोरिटी की वो पहले बाहर जाएगा हमारे क्यू से. ठीक है. तो इन दिस केस नो मैटर कि 20 पहले आए या बाद में आए, 20 पहले बाहर जाएगा. ठीक है. सो लेट्स से अगर मेरे पास ज़्यादा एलिमेंट्स होते, सो 10, 30, 20, 40. ठीक है. तो अगर ये एक नॉर्मल क्यू होता तो 10 पहले बाहर जाता, फिर 30, फिर 20, फिर 40. बट इस केस में लेट्स से प्रायोरिटी वैल्यूज आर 7, 6, 3, 9. लेट्स से दीज आर द प्रायोरिटी वैल्यूज. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितनी कम प्रायोरिटी की वैल्यू है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उतनी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाली वो चीज़ है तो उसको पहले हम लोग बाहर निकालेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले यहाँ से 20 बाहर जाएगा, फिर उसके बाद 30 बाहर जाएगा, फिर उसके बाद 10 बाहर जाएगा, फिर उसके बाद 40 बाहर जाएगा. राइट. तो प्रायोरिटी क्यू में कुछ कुछ चीज़ें इस तरह से हो रही होंगी. राइट. सो वी हैव टू मेक श्योर कि प्रायोरिटी क्यू में फ्रंट पे हमेशा हमारा मिनिमम एलिमेंट हो. ठीक है. हमेशा मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए. टू इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू वी यूज समथिंग नोन एज हीप्स. ठीक है. हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. अ हीप इज अ स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर इन विच द ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. जनरली हीप्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है. तो सबसे पहली चीज, ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है. एक बाइनरी ट्री जैसा ही होता है और ये कंप्लीट होता है. उसका क्या मतलब है देखते हैं थोड़ी देर में. मैक्स हीप, तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप. In a max heap, the key present at the root node must be greatest among the keys present at all of its children. ठीक है. The same property must be recursively true for all subtrees in that binary tree. And similarly, min heap में लिखा है, in a min heap, the key present at the root node must be minimum among the keys present at all of its children. The same property must be recursively true for all subtrees in that binary tree. चलो ठीक है. तो सबसे पहले हमको जो हम प्रायोरिटी क्यों ले रहे हैं दैट मिनिमम वैल्यू वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको मिन हीप चाहिए होगा. राइट. बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि जो रूट है उसके ऊपर हर वक्त हमारी मिनिमम वैल्यू पड़ी हो ताकि मैं इमीडिएटली देख के बता सकूं कि यार इसको बाहर निकालना है. ओके. सो एग्जाम्पल देखते हैं मिन हीप का. सो दिस इज द एग्जाम्पल. तो मिन हीप क्या बोलता है कि रूट पे हर वक्त एक मिनिमम वैल्यू पड़ी होनी चाहिए. ओके. तो अगर तुम देख पा रहे हो फ्रॉम दिस 7 वैल्यूज मिनिमम इज 1 विच इज ऑन द रूट एंड दिस शुड बी रिकर्सिवली ट्रू फॉर ऑल द सब ट्रीज. राइट. सिमिलरली अगर मैं ये सब ट्री देखता हूं तो इनमें वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 4, 6 एंड 8 एंड ऑब्वियसली 4 इज द मिनिमम, तो वो ऊपर होनी चाहिए. ठीक है. रूट पे होनी चाहिए. एंड इन दिस 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 का रूट क्या है, दैट इज दिस, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ 2, 3 एंड 5. राइट. एंड ऑल्सो नोटिस वन थिंग कि हेयर 3 इज स्मॉलर देन 4. मतलब ऐसा नहीं है कि जो ऊपर लेवल वाली चीजें हैं वो छोटी होनी चाहिए और नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. इट जस्ट अबाउट द सब ट्री कि यार ये अपने सब ट्री में जो 2 है दैट शुड बी स्मॉलर देन 3, 2 शुड ऑल्सो बी लेस देन 5. ठीक है. बट इट्स नॉट दैट कि जो 4 है वो भी हमारा कम होना चाहिए 3 और 5 से. नहीं, वो अपने सब ट्री में देखना है. ठीक है. सब ट्रीज में रिकर्सिवली वो प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए. ओके. एंड दीज वैल्यूज दैट आई हैव रिटन इनसाइड दीज आर द प्रायोरिटी वैल्यूज. ठीक है. मतलब सबके साथ अपनी एक प्रायोरिटी वैल्यू होगी एंड उनके पास अपना डेटा तो होगा जिसको मैं वैल्यू बोल रहा हूँ. एंड देयर वाज आल्सो अ टर्म इन द डेफिनेशन ऑफ अ हीप दैट इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंप्लीट बाइनरी ट्री? इट मीन्स
कि उसके जो सारे लेवल्स हैं वो कंप्लीटली भरे हुए हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन। अब जो लास्ट वन है वो कंप्लीटली भरा हुआ हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता, ठीक है। व्हाट आई मीन इज कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये 0th लेवल को देखता हूँ तो ये कंप्लीटली भरा हुआ है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि वहाँ पे एक ही एलिमेंट आ सकता है और एक वहाँ पे है। अगर मैं लेवल 1 की बात करता हूँ वहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं और 2 है वहाँ पे, ठीक है। लेवल 2 की बात करता हूँ वहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं और चारों हैं यहाँ पे। ऑल्दो जो लास्ट लेवल पे नेसेसरी नहीं है कि वो पूरा भरा हो, बट इस केस में वो पूरा भरा हुआ है। एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ अ हीप जो मेरे एलिमेंट्स भरते हैं वो लेफ्ट टू राइट भरते हैं, मतलब लेवल वाइज और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हीप भरेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा ये वाला 6 यहाँ पे आ जाए, ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट कंप्लीटली भरेगा। अगर पहले यहाँ पे कुछ लगेगा तभी यहाँ पे कुछ आ सकता है, ठीक है। तो हमेशा कंप्लीटली भरता है हमारा, राइट। एंड ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ से स्किप किया और मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, नहीं, पहले ये लेवल कंप्लीटली भरेगा, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल। तो इस तरह से हमारी चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है, इन द केस ऑफ हीप। ओके, सो टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू सबसे पहले मुझे एक नोड टाइप की क्लास चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी नोड होती थी ना जिसमें डेटा होता था, चिल्ड्रन होता था, उसी तरह से मुझे नोड टाइप की क्लास चाहिए होगी। एंड मैं नोड में 2 चीज़ें रख रहा हूँ, एक तो प्रायोरिटी, एक जो हमारा डेटा होता था उसको मैं अभी वैल्यू बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि उसके पास क्या वैल्यू है। व्हाट आई मीन इज कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये लिया था 10 और 20, सो 10 एक वैल्यू है एंड 2 उसकी प्रायोरिटी है, 20 एक वैल्यू है, 1 उसकी प्रायोरिटी है। तो इस तरह से मुझे एक नोड टाइप की क्लास रखनी होगी, ठीक है। सो लेट्स मेक अ फोल्डर फर्स्ट, प्रायोरिटी क्यूज, एंड इनसाइड दैट आई एम मेकिंग अ क्लास नेम्ड एज pqpair.cpp, ठीक है। जो मेरी नोड क्लास है उसका नाम मैं pqpair दे रहा हूँ अब। ओके, सो अगेन वही सेम प्रोसेस, टेम्पलेट यूज़ करेंगे, टाइप नेम लेट्स से v दे देते हैं, राइट। हमको करना क्या है कि जो वैल्यू है उसको एक टाइप नेम देना है, ठीक है। वैल्यू में स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो हमेशा इंटीजर रहेगी, ठीक है। मैं v क्यों दे रहा हूँ, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि मैं वैल्यू का दे रहा हूँ। मैं t दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। सो क्लास pqpair, फिर उसके पास पब्लिक प्रॉपर्टी जाएगी इंट प्रायोरिटी v वैल्यू, ओके। सो एंड हियर सेमीकोलन, या सो दिस इज आवर pqpair क्लास, राइट। जैसे हम लोग नोड क्लास बनाते थे वैसे हमने pqpair क्लास बना ली। इसमें मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रायोरिटी, एक वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू है उसका टाइप यूजर डिसाइड कर सकता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू राइट द फंक्शंस लाइक इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल दोस फंक्शंस, ओके। थैंक यू।